ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज एमडी गोजी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, दिस विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो तुम्हारे लिए अगर तुम इसको पूरा देख करके जाते हो। तो तुम्हारे लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है अगर तुम 11th फ्रेशर हो, अगर तुमने 11th में हो, अभी 12th में हो, या फिर तुम ड्रॉपर भी हो। तो अगर तुम्हें अपना बेसिक्स तैयार करना है पीरियोडिक टेबल के लिए, बिकॉज इफ यू वांट टू स्कोर एक्सेलेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो तुम्हारा जो पीरियोडिक टेबल होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट स्कोर यार। ठीक है, तो अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल में अभी तक डाउट आ रहा था, इन दिस वीडियो वी विल नॉट डिस्कस द एक्सेप्शंस, वी विल नॉट डिस्कस द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, वी विल डिस्कस द बेसिक्स। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें एटलीस्ट आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जाकर के तुम पीरियोडिक टेबल का वन शॉट देख सकते हो। ठीक है, एंड देन यू विल डेफिनेटली लर्न कि भैया किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में या बोर्ड में या फिर जो भी है जेई में, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, बट दिस वीडियो जो ये देखने आए हो, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक करेंगे। अगर किसी बच्चे का बेसिक से स्ट्रांग उसे लगता है कि उसके क्वेश्चन हो रहे हैं, तो यू कैन गो। ठीक है, तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है। तो हम लोग जो बेसिकली इसमें बात करने जाएंगे इस चैप्टर में, ज़्यादा वीडियो लंबी भी नहीं करने की कोशिश होगा। 10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल डिस्कस क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक्सेप्शंस मैं इनमें नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में एक्सेप्शन तुम्हें नहीं मिलेगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड में या नीट में या जेई में, ये भी मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ आज की पीरियोडिक टेबल, वाई वी नीड टू डिस्कस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, या फिर पीरियोडिक टेबल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है जेनेसिस पीरियोडिक टेबल का, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम सिर्फ जेनेसिस से स्टार्ट करें, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, जेनेसिस में हम लोग हिस्ट्री देखते हैं बेसिकली पीरियोडिक टेबल की कैसी है। तो 5 बेसिकली हम लोगों को ये सीखना है कि 5 जो है वो तरीके से हम लोगों ने 5 साइंटिस्ट ने हमें बेसिकली थ्योरी दी। बहुत सारी थ्योरी ऐसे यार पढ़ने के लिए, बट जो हमारे को 5 समझनी है वो इस साल जो हमारे लिए 11th में हो या जो भी हो, भी स्टार्ट किया जिसने भी, उनके लिए जो थ्योरी है वो ये है। ठीक है, सबसे पहले एक जो साइंटिस्ट थे हमारे, जोहन डोबनियर। ठीक है, उनका नाम था जॉन डोबरनियर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना तुम लोग अपना, कोई टेंशन की बात नहीं है। जॉन डोबरनियर ने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था। ठीक है, बताया था, पीरियोडिक टेबल बनाया था। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट भी है इसमें, समझे। पहले डोबिनेट ट्रेड हो गए एक, डोबिनेट ट्रेड के बाद अलेक्जेंडर न्यूलैंड भी थे, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट थी लोथर मेयर। क्या नाम था उनका? लोथर मेयर। ये बेसिकली 2 साइंटिस्ट थे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये 2 साइंटिस्ट थे। इसके बाद जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में वो है हमारा मेंडलेव पीरियोडिक टेबल। क्या है? मेंडलेव। इनका नाम डिमेरिट मेंडलेव था शायद, डिमिट्री मेंडलेव। ठीक है, और उसके बाद हेनरी मोसले, उसके बाद हेनरीज मोसले। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट जेनेसिस है पीरियोडिक टेबल के लिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को इन लोगों ने क्लासिफाई किया था, एलिमेंट्स को कैसे किया, क्या हुआ, वो सब चीज देखते हैं। ठीक है, डोबनियर साइंटिस्ट जो थे तुम्हारे, इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ट्रेड, लॉ ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये किसने दिया था? जॉन डोबनियर ने। इन्होंने बेसिकली क्या कहा था, क्या नहीं किया था, वो भी डिस्कस करेंगे। इनका जो लॉ था, ये अभी मैं इसकी थोड़ी सी वो कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ से आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो वाइट कलर में पढ़ेंगे, है ना। कलर चेंज करके कलरफुल सा छोटा सा नोट आप लोगों के लिए बन जाएगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, ये है लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, लोथर मेयर ने बेसिकली कर्व दिया था। क्या दिया था इन्होंने? कर्व, ग्राफ ज़्यादा बेटर रहेगा, ग्राफ। ठीक है, डेविड मेंडलेव, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पूरा बना था तुम्हारा, पीरियोडिक टेबल पूरा टेबल, प्रॉपर टेबल था, प्रॉपर टेबल था। ठीक है, और इसके बाद फिर हेनरीज मोसले जो कि मॉडर्न या फिर करंट क्लासिफिकेशन, करंट क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब इन तीनों को थोड़ा सा अच्छे से समझो। सबसे पहले डोमिनियर साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। इन्होंने ये कहा कि एक्चुअली जो है बेसिकली हमारे पास जो है वो जो एलिमेंट्स हैं, इन्होंने 3 एलिमेंट्स को लिया था। 3 एलिमेंट, एक हम लोग ले लेते हैं किसी को, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन्होंने ऐसा लिया था सबसे पहले। ठीक है, अब इसमें समझो कि क्या हुआ था। एक सेकंड रुक जाओ बस। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी,
तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ लॉ ऑफ ट्रेड था, जो कि डोमिनियन ट्रेड था, वो उन्होंने इसको उन्होंने ट्रेड कहा था। इसमें उन्होंने क्या कहा था ये समझ लो। डोमिनियन ट्रेड में उन्होंने हमें ये बताया कि बेसिकली जो पहला एलिमेंट है और जो आखिरी एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट है और जो आखिरी एलिमेंट है, इन दोनों के एलिमेंट के जो मास को हम जब सम करते हैं, इन दोनों एलिमेंट के मास को जब हम सम करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं, इन दोनों के मास का एवरेज निकालते हैं, तो हमें जो एवरेज मिलता है, वो जो मास मिलता है हमें, वो मिलता है इनके बीच वाले एलिमेंट का मास। ये कौन सी थ्योरी थी? ये डोबिनेट की थ्योरी थी, ठीक है। ये किसकी थ्योरी थी? डोबिनेट की थ्योरी। कि मतलब इसका मास अगर इसका मास और इसका, बेसिकली अगर इन दोनों के मास, मतलब लिथियम के मास के मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम, और उसका हम लोग 2 करें, मतलब एवरेज निकालें, तो वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट द मास ऑफ सोडियम। वी विल गेट द मास ऑफ सोडियम। ये किसने कहा था? ये हमारे डोबिनेट ट्रेड ने कहा था, ठीक है। डोबिनेट ट्रेड ने कहा था, ठीक है। आई होप ये मैं तुम्हें समझा पाया हूँ। अब जो इसके बाद इसमें हुआ क्या, अभी हम लोग देखेंगे, सारे डिटेल में सबको देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हुआ क्या देखो। इसके अलावा इसमें बेसिकली अच्छा, न्यूलैंड जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, मैं बार बार न्यूलैंड पे जाता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहाँ पे भी आएंगे। अच्छा, लॉ ऑफ ट्रेड में या डोमिनेट ट्रेड में क्या हुआ था कि 3 सेट्स दिए थे उन्होंने। एक ऐसा ये सेट था, दूसरा ऐसा एक और सेट था, और एक और सेट था, मतलब 3 सेट्स दिए थे इन्होंने। एक हमारा हेलोजन ग्रुप वाला था, एक हमारा पहला वाला ग्रुप था, ठीक है। इसमें इनका कहना बस यही था। अब ये जो इसका डीमेरिट ये था कि ये जो बेसिकली लॉ था ये फेल हो गया था। ये लॉ क्यों फेल हो गया, ये भी क्वेश्चन है कि सर ये लॉ जो आपका था वो फेल क्यों हो गया। उसके फेल होने के पीछे रीजन ये था कि इट इज वैलिड ओनली फॉर दीज 9 एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कुछ दिया नहीं। जैसे अगर मान लो लिथियम का हम लोग मास जानते हैं 7, अच्छा, और पोटेशियम का जो मास है वो हमारा 39 है, और इन दोनों का एवरेज करने पर 29 आता है, और जो 29 नहीं 23 आता है, 23 जो है हमारा वो सोडियम का मास है। तो ये किसने कहा था? ये हमारे लॉ ऑफ ट्रेड्स ने बताया, ठीक है। अब इन्होंने 3 ट्रेड दिया था। एक तो तुम्हारा लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक मैंने अभी हेलोजन बताया था, यार हेलोजन में हमने देखा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें उन्होंने कहा कि क्लोरीन और आयोडीन का जो मास है ये 127 है, आयोडीन का 127, और क्लोरीन का जो है वो 35.5 है। इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद जो मास आता है वो कहते हैं वो ब्रोमीन का मास है, वो कहते हैं वो ब्रोमीन का मास है। कौन कहता है ये कहता है डोमिनेट ट्रेड। तो उन्होंने 3 एलिमेंट्स के 3 सेट्स बनाए थे। एक तो पहला सेट ये रहा तुम्हारा मेटल वाला, दूसरा सेट ये रहा तुम्हारा हेलोजन वाला, तीसरा सेट जो उन्होंने दिया था वो हमें दिया था बेसिकली डी बॉक के एलिमेंट थे, वो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। बेरियम का जो मास होता है वो 137 होता है, और कैल्शियम का जो होता है वो 40 होता है। इन दोनों का एडअप करने पे ये 88 आता है। तो ये 3 ट्रेड्स उन्होंने दिया था। उनका कहना क्या था ये समझ में आ गया होगा। देखो बेसिक्स क्या है कि बेसिक्स में जो मुझे तुम्हें समझाना था वो ये समझाना था कि जो डोमिनियर ट्रेड था वो किस पे बेस्ड है। ये जो ट्रेड लॉ है किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन यहाँ पे आई थिंक आ रहा होगा स्क्रीन पे, या नहीं आ रहा होगा तो इसलिए मैं इसको नीचे कराना चाहूँगा। जो तुम्हारा डोमिनियर ट्रेड है, चलो इधर ही डिस्कस करते हैं। ये जो तुम्हारा डोमिनियर ट्रेड है, डोमिनियर ट्रेड was based on dominant trade was based on atomic mass. It was based on एटॉमिक मास। तो जो हमारा जो भी जितना भी सारी चीज़ें हैं इनमें मोस्टली जो चीज़ होती है, मोस्टली जो पीरियोडिक टेबल आया था, आई थिंक मेंडलीफ तक जो टेबल्स आए उनमें इन लोगों ने सबको बेस को किसको बनाया था? एटॉमिक मास को बेस बनाया था, सबने एटॉमिक मास को। दिस वाज द डीमेरिट ऑफ ऑल द साइंटिस्ट कि इन्होंने सबने एटॉमिक मास के बारे में काम किया, किसी ने एटॉमिक नंबर को प्रेफरेंस नहीं दी थी। एंड हेनरी मोस्ले वाज द फर्स्ट जिन्होंने पीरियोडिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था? लॉ ऑफ ऑक्टेव जैसे हमारे पास एक हमारा इंडियन टून क्या है, सारेगामा पाधानीसा। इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को सीरीज में लगाया, और कहा कि जो हर 8th एलिमेंट है, हर 8th, जैसे 8th नोड ऑफ द जो हमारे पास वो है, धुन है, सुर है, जो भी है, उसमें जो 8th नोड है वो मैच करता है। जैसे देखो सा रे, ज़्यादा यार करेक्ट मत करना, गा मा प ध नी शा। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th। तो 8th नोड सा से सा है। 8th नोड क्या है? सा से सा है, मैच कर रहा है ना। तो ये जो एवरी 8th नोड है, एवरी 8th नोड जो है वो हमारा फर्स्ट नोड से मैच करता है। दिस वाज द बेसिक्स, दिस वाज द स्टेटमेंट व्हिच वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर न्यूलैंड। अब ये भी फेल हो गया क्योंकि दिस थ्योरी इज नॉट वैलिड। आगे कैल्शियम के बाद ये थ्योरी वैलिड नहीं थी, कैल्शियम के बाद ये थ्योरी आगे वैलिड नहीं थी, इसलिए इस थ्योरी को भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक है। और उसके बाद आएंगे लोथर मेयर। इन दो साइंटिस्ट ने हमें एक बेसिकली ग्राफ बना के दिया था, ग्राफ
बिटवीन किसके किसके बीच में ग्राफ बना के दिया था, एटॉमिक मास एंड रेडियस, एटॉमिक मास एंड रेडियस। इनका भी जो ग्राफ आया था वो ठीक सा था, बस ग्राफ में कुछ वाव नहीं था, और इनका ग्राफ जो था वो मार्केट में भी नहीं आया, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट विच आई वांटेड टू मेंशन हियर इज दैट कि जो हमारे जो साइंटिस्ट थे, मतलब देखो यहाँ पे लिखता हूँ, वाइल डोबनियर साइंटिस्ट जो थे तुम्हारे, ये एकदम एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, डोबनियर साइंटिस्ट जो तुम्हारे थे, वाइल डोबनियर इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल, द स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो तुम्हारे मेंडलेव थे, मेंडलेव, स्पेलिंग गलत हो सकती है, मेंडलेव वाज द फर्स्ट टू पब्लिश द पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलेव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने पीरियोडिक टेबल को पब्लिश किया। डोबनियर वाज द फर्स्ट जिसने फॉर्मुलेट किया था, जिसने बेसिकली बात की थी, स्टडी स्टार्ट की थी, इनिशिएशन किया था कि भाई पीरियोडिक टेबल जैसा भी कुछ होना चाहिए। एंड द साइंटिस्ट विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर टेबल, इज मेंडलेव। उनका पब्लिश भी हुआ था, एंड उनके टेबल में बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई, मेनी अचीवमेंट्स आर देयर इन मेंडलेव, in Mendeleev's periodic table. Many achievements are there in the periodic table which was given by Mendeleev. एक दो उसकी हम लोग अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि बेसिकली उन्होंने एक जगह छोड़ी थी कुछ एलिमेंट्स की, उनका डीमेरिट भी बहुत सारा है। डीमेरिट के बारे में बात नहीं करेंगे अभी, हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, वो ये है सर कि उनकी अचीवमेंट क्या थी। उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट जो हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो उनका अचीवमेंट था, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी, पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी, जिनमें उन्होंने कहा कि ये एलिमेंट्स बाद में आकर के तुम्हारा एड ऑन होगा, जिनमें उन्होंने कहा कि ये एलिमेंट्स आगे जाकर के टाइम पास जैसे जैसे होगा तो ये कभी ना कभी डिस्कवर होंगे, और ऐसा हुआ। और उन्होंने कहा था कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो यहीं पे लाई करेगी, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उनका मास ये होगा, उनकी डेंसिटी ये होगी, फलाना ढमकाना, उन्होंने सब कुछ कहा था और ऐसा सब कुछ हुआ भी था। एक एग्जाम्पल देखो, उन्होंने कहा था हमसे एका सिलिकॉन के बारे में, एका सिलिकॉन जो कि बाद में तुम्हारा जर्मेनियम बना, ठीक है। उन्होंने एक और एलिमेंट के बारे में कहा था, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम, जो कि बाद में तुम्हारा गैलियम बना, जाके तुम्हारा बाद में गैलियम बना। इन सब की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम हुई थी। जैसे एक दो प्रॉपर्टी मैं देख लेता हूँ, जैसे एटॉमिक वेट, जैसे सिलिकॉन का एटॉमिक वेट था 72, और उन्होंने कहा था कि जर्मेनियम का जो वेट होगा वो भी बहुत हद तक सेम होने वाला है 72.6। उन्होंने फिर से ये कहा कि क्योंकि देखो ये थ्योरी भी अगेन वेट पे बेस्ड थी, तो इन्होंने भी वेट के हिसाब से सब कुछ किया था, और हमें पता है कि जब साइंटिस्ट वेट के हिसाब से चलते हैं तब तक गलत करते हैं थ्योरी को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक मेल्टिंग पॉइंट देख लो, एक मैं तुम्हें डेंसिटी बता दूंगा, ठीक है। तो डेंसिटी जो थी तुम्हारी, इसकी डेंसिटी थी 5.5 और इसकी जो डेंसिटी थी वो 5.36 थी। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था तुम्हारा वो था बहुत हाई, बेसिकली जो हमारा सिलिकॉन है वो, क्योंकि हाँ तो इसका भी 1231 वगैरह था, ये टेंटेटिव है यार, ये मुझे सही नहीं याद है, एनसीईआरटी का डेटा में 1231 दिया होगा, ये श्योर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने ये देखा कि इनके जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट सेम है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या ऑलमोस्ट सेम है। इस वजह से हम क्या कह रहे हैं, इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने जो जगह छोड़ी थी वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और ऐसे एलिमेंट डिस्कवर भी हुए बाद में और उनकी प्रॉपर्टी सेम भी हुई। दिस वॉज द वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ मेंडलेव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उन्होंने ग्रुप और सीरीज वगैरह भी बनाई थी, उसके बारे में बताया मैंने, वन शॉट में डिस्कस करेंगे, अभी जो बेसिक बात है वो बता रहा हूँ। तो ये चीज़ तो हुई, तो इसलिए ये अचीवमेंट था उनका, लेकिन उनका डिमेरिट भी था। उनका सबसे बड़ा डिमेरिट पता है क्या है, उनका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, क्योंकि उन्होंने जो बेसिकली पीरियोडिक टेबल बनाया वो एटॉमिक मास के हिसाब से बनाया था, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो रही थी स्टिल, और उनका एटॉमिक मास डिफरेंट था, उनका एटॉमिक मास बहुत दूर तक बड़ा डिफरेंस था एटॉमिक मास में, लेकिन उनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो है, सॉरी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम हो रही थी। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उन दो एलिमेंट्स को एक जगह पे रखा। बट दिस वाज द डेमेरिट। क्यों डेमेरिट है सर, ये डीमेरिट क्यों है? ये डीमेरिट इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि एटॉमिक मास बढ़ेगा तो उसको अलग अलग करके प्रॉपर्टीज लगाएंगे, है ना। बढ़ते हुए एटॉमिक मास में उन्होंने सेट किया था, बाद में उन्होंने गलत कर दिया। गलत क्या कर दिया, उन्होंने एक ही पीरियोडिक टेबल में बहुत बड़े मास को और बहुत छोटे से मास को साथ में रख दिया, ठीक है। एनसीईआरटी में भी एक बहुत डेटा दिया हुआ है इसके बारे में कि कौन सा एलिमेंट वो था, ठीक है, जिसको उन्होंने साथ में रख दिया था, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिकली डीमेरिट ऑफ द
मेंडलीव टेबल। इसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न, अच्छा, मेंडलीव लॉ भी समझ लो। मेंडलीव लॉ ये कहता है कि द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर था। पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, या केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है। भाई केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो यहाँ पे तो ये गलत कह रहे हैं। जी हाँ सर ये गलत कह रहे हैं, जी हाँ सर ये गलत कह रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। फिर कौन आया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ था? इन्होंने ये कहा था कि जो तुम्हारी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर का, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर का। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिकली सारा का सारा जेनेसिस इसके बारे में कि भैया मेंडलीव ने क्या दिया, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इंपॉर्टेंट क्या था। अगर तुम्हें बहुत डिटेल में क्वेश्चन देखना है तो तुम वन शॉट देखना, उसका डेफिनेटली बहुत बड़ा वन शॉट 2 घंटे का सब क्वेश्चन लेकर के तुम्हारे लिए तैयार करूंगा, मैराथन एकदम बढ़िया। ठीक है, तो देखेंगे उसमें सारे क्वेश्चन भी करेंगे और सारे नीट जेई के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और सारी थ्योरी करेंगे एकदम डिटेल में, एक एक पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, बट अभी ये जो वीडियो है ये मेरे सिर्फ फ्रेशर्स के लिए, ताकि तुम लोग को बस आइडिया रहे कि क्या चलना है, क्या होना है। ठीक है, तो ये जेनेसिस तुम पढ़ोगे, इन सारे से क्वेश्चंस आता है, तो इन सारे को तैयार भी तुम करोगे। क्या क्वेश्चन आता है मैंने पहले ही कह दिया, वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ बेसिक्स बनाने वाला हूँ कि जॉन डोबिनियर जो है वो सबसे पहले आए थे, उन्होंने बात की कि भाई पीरियोडिक टेबल जैसा कुछ होना चाहिए, इन एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन का जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था डोबिनियर से स्टार्ट हुआ था, बस ये याद रखना। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आते गए और सबने एटॉमिक वेट को कंसीडर किया, टिल डेमेरिट्स आए, मेंडलीव आए, मेंडलीव ने भी एटॉमिक वेट को लिया। उसके बाद जो हेनरीज मोसले आते हैं जो कि एटॉमिक नंबर का यूज करते हैं। दैट वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिनकी पीरियोडिक टेबल को हम अभी भी फॉलो करते हैं और उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप मैं तुमको जेनेसिस समझा पाया हूँ। ठीक है, जेनेसिस समझा पाया हूँ। ठीक है, चलो। अच्छा, जो पीरियोडिक टेबल है तुम्हारा, जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, वो पीरियोडिक टेबल तुम देखोगे तो ऐसे, अगर मान लो हम लोग एक जस्ट बना लेते हैं इस टाइप का कुछ, तो देखो ये जो पीरियोडिक टेबल है तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिखता है तुमको कि यहाँ पे तुम्हारा 2 ब्लॉक्स होता है, यहाँ पे तुम्हारा 2 ब्लॉक्स होता है, जो कि तुम्हारा एस ब्लॉक है। क्या है? एस ब्लॉक है। और यहाँ पे तुम्हारा एक ब्लॉक होता है इतना बड़ा सा, ये होता है तुम्हारा डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक। यहाँ पे जो तुम्हारे 3 होते हैं ये पी ब्लॉक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? पी ब्लॉक। 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप, ये याद रखना। नोबल गैसेस, हेलोजन, हेलोजन से पहले अगर आओगे तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर कार्बन फैमिली, इस तरह से सारा का सारा ग्रुप होता है। ठीक है, ठीक है जी, चलो। और नीचे आता है तुम्हारा एफ ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक आपस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीरियोडिक टेबल पढ़ाने का रीजन ही यही है यार कि अगर 12वीं वाले बच्चे, तुम्हारे पास डी एंड एफ ब्लॉक पूरा चैप्टर है, उसको तुम तभी अच्छे से समझोगे जब यहाँ पे की सारी चीजों को तुम अच्छे से समझ चुके होगे। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारा बेसिकली। अब इसके बाद जो है कुछ ट्रेंड्स हैं, जो ट्रेंड्स मेरे ख्याल में अभी देखो एक्सेप्शंस हैं ट्रेंड में, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एक्सेप्शंस राइट नाउ बिकॉज दैट विल बी कवर्ड इन द कंप्लीट वन शॉट। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शनी वीडियो, 15 मिनट का हो चुका ऑलरेडी। ठीक है, ट्रेंड्स में तुम्हें कौन कौन सा ट्रेंड पढ़ना है जो तुम्हारे सिलेबस में, वो भी देख लो। सबसे पहले जो तुम ट्रेंड पढ़ोगे वो पढ़ोगे एटॉमिक साइज। सबसे पहले पढ़ोगे एटॉमिक साइज। दूसरा पढ़ोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद जो तुम पढ़ोगे वो पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद जो तुम पढ़ोगे वो पढ़ोगे नेगेटिविटी। 2 चीजें याद रखना मेरी जान, समझ रहे हो? 2 चीजें याद रखना। क्या बताना चाह रहा हूँ? समझो 2 चीजें बस याद रखो। अगर वो 2 चीजें तुम्हारी कवर है, वो 2 चीजें तुम्हें आती है, तो 110% पीरियोडिक टेबल में फोड़ दोगे। जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी ट्रेंड्स है, ऑल ट्रेंड्स आर लिंक्ड टू एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज को डेफिनेट बताने के लिए। न्यूक्लियर चार्ज इतना समझ लो यार, अगर तुम्हारा ये प्रोटॉन है, अगर ये तुम्हारा प्रोटॉन है और ये शेल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन है, तो देयर इज अ फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन व्हिच होल्ड्स द एटम टुगेदर, व्हिच कंस्टिट्यूट्स द एटम। ठीक है, एटम बनाने के पीछे जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है। और न्यूक्लियर फोर्स किसमें लग रही है? न्यूक्लियस और मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। वो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ही तुम्हारा एटम एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, समझ में आ गया? दिस इज द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो तुम्हारे जितने भी ट्रेंड्स हैं वो सारे ट्रेंड्स तुम्हारे कवर हो जाएंगे इफ यू कवर दी एटॉमिक साइज का ट्रेंड एंड न्यूक्लियर चार्ज का ट्रेंड। न्यूक्लियर चार्ज का दोनों को समझ लो। एटॉमिक साइज, देखो एटॉमिक साइज का क्या मतलब होता है? अगर हमारे पास एक एटम है और ये हमारा प्रोटॉन वाला एरिया, मतलब ये न्यूक्लियस है, और ये हमारी फर्स्ट शेल है, ये हमारा सेकंड शेल है, और ये हमारा लेट्स से
थर्ड शेल है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द एटॉमिक साइज, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द एटॉमिक साइज। समझ गए बात को। अब सर आप ये देख रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, शेल पे, है ना, शेल पे। तो एटॉमिक साइज इज डिपेंडेंट ऑन शेल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा सर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो क्या होता है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, क्या डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, नीचे जाते हैं हम जब ग्रुप में, तो हमारा जो साइज है वो बेसिकली बढ़ता है। हमारा साइज होता है क्या, हमारा नहीं ऑब्वियसली एटम का, एलिमेंट्स का साइज होता है नीचे जाने पे बढ़ता है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं पढ़ाऊंगा, अभी बता रहा हूँ बार बार। नीचे जाने पे हमारा साइज बढ़ रहा है, नीचे जाने पे हमारा साइज बढ़ रहा है। क्यों सर बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू शेल, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू शेल, एडिशन ऑफ न्यू शेल। ठीक है बच्चा बड़ी। अब यहाँ से समझेंगे दूसरा, अगर हम पीरियड में मूव करते हैं इधर, अच्छा कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि सर डाउन द ग्रुप का मतलब क्या होता है। डाउन द ग्रुप का मतलब बेटा ये होता है कि जब तुम एक ग्रुप में नीचे जा रहे हो। अच्छा ग्रुप क्या होता होगा ये भी थोड़ा भूल रहे होगे, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। अगर नहीं भी याद है, वेरी न्यू क्लिप है यार। देखो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था तो मेरे पास अभी पीरियोडिक टेबल नहीं है, वरना मैं तुम्हें दिखाता। चलो मैं एक बार इंटरनेट पर निकालता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस। मैं वहाँ वो नहीं कर सकता हूँ यार, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से तुम लोगों के लिए कर लूँ। ये है तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब ये पीरियोडिक टेबल में तुम देखो, ये जो चीज दिख रही है तुम्हें, ये नीचे जाता हुआ, ये दिस नीचे जाता हुआ इस ग्रुप, दिस नीचे जाता हुआ इस ग्रुप, ठीक है। ये तुम्हारा ये पूरा ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, नीचे जा रहे हो, ये ग्रुप कहते हैं। तो इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में हमारे 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है, ठीक है। वेयर एज अगर ये चीज देख रहे हो ना, नीचे आ रही 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है ये पीरियड्स हैं, ठीक है। मतलब दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग द पीरियड्स, द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द पीरियड, व्हेयरएज द वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट द ग्रुप। आई होप मैं तुम्हें समझा पाया हूँ ये, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन जो होती है तुम्हारी वो ग्रुप होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो पीरियड होती है। तो डाउन द ग्रुप का मतलब होता है कि तुम ग्रुप में नीचे जा रहे हो। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फिर अलोंग पीरियड का मतलब होता है कि तुम पीरियड में मूव कर रहे हो, ठीक है जी। ओके, कुछ चीजें और भी होती है, बहुत सारी चीजें यार। पीरियोडिक टेबल इज वेरी वास्ट, आई कैन मेक द वीडियो फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स, ठीक है। तो जिसमें मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल पे वर्क कर सकता हूँ, बट अभी नहीं करना है, इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। अच्छा, बिकॉज द एडिशन ऑफ न्यू शेल, नीचे जाते वक्त साइज बढ़ता है। वेयर एज व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब अक्रॉस द पीरियड, मतलब ये है सरकार कि लेफ्ट टू राइट मतलब क्या है सर, कि लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, द इलेक्ट्रॉन इंटर्स द सेम शेल, इंटर्स दी सेम शेल। अब बेटा बात यहाँ पे बहुत बड़ी हो जाएगी, आप समझना। सेम शेल तो कह दिया सर आपने, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा होगा। तो अब पहले मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था तो कुछ फोर्स लग रही थी, लेकिन अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि इंटर हुआ ना इलेक्ट्रॉन उसी में। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इस ये जो प्रोटॉन है इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली खींचेगा, और साइज क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि शेल्स अंदर की तरफ जाएंगी, तो साइज क्या होगा? छोटा होगा। साइज क्या होगा? छोटा होगा। This is because due to this size decreases, due to this size decrease कर जाएगा। साइज एक्चुअली में क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कि when we are moving from left to right size decreases, when we are moving from top to bottom size increases। इसमें और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज और समझना, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है टेबल का, लेफ्ट हैंड साइड वो जनरली कवर्ड होता है मेटल से, और जो तुम्हारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड, वो जनरली कवर होता है तुम्हारा नॉन मेटल से। बीच में मेटलॉइड भी होते हैं, अभी उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दी नॉन मेटल्स आर कमिंग इन द सीन, ठीक है, बेसिकली। अच्छा, तो ये हो गया सर, आपने पहली जो ट्रेंड है हमारे को समझा दिया एटॉमिक साइज का। सर नीचे जाते वक्त तुम्हारा एटॉमिक साइज बढ़ता है, और जब तुम लेफ्ट से राइट जाते हो तुम्हारा साइज जो है वो छोटा होता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। और अगर तुम्हें मैंने यहाँ पे लिखा था शायद कि क्या क्या पढ़ाना है, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, एटॉमिक साइज। अब ये अगर तुम्हारा फैक्टर क्लियर है, अब एक बात बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम चीज में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? घटेगा, क्योंकि नए शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये चार्ज का उतना कोई फोर्स थोड़ी ना लगा पाएगा। ये न्यू शेल में दूर है बहुत ज्यादा, देयर इज नो फोर्स, समझ रहे हो। तो नीचे जाते वक्त क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फोर्स घट रहा है सर। वेयर एज लेफ्ट टू राइट जाने में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है सर, ठीक है जी। अब
इन दोनों पैटर्न्स पे तुम सारे की सारी चीज़ों को समझ सकते हो। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बताया था मैंने वीडियो जल्दी से करने के लिए। अब हम लोग जो है वो लिखेंगे नहीं सारी चीज़ें। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इन द गैशियस स्टेट एटम। गैशियस स्टेट में अगर एटम है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कितनी लगती है, उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ठीक है। ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। हाँ जी, एनर्जी देनी पड़ती है, हाँ जी, एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब इलेक्ट्रॉन एटम ले लेगा तो वो क्या होगा। अब एक बात बताओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी को कहते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालें, अब तुम एटॉमिक साइज से सोचो, अगर साइज बड़ा है, अगर साइज बड़ा है, अगर साइज बड़ा है, न्यूक्लियर फोर्स का अमाउंट कम होगा, न्यूक्लियर फोर्स का अमाउंट कम होगा, न्यूक्लियर फोर्स का अमाउंट कम होगा। साइज बड़ा, न्यूक्लियर फोर्स का अमाउंट कम है, समझ रहे हो। अगर साइज बड़ा है, न्यूक्लियर फोर्स का अमाउंट कम है। और क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो इतना ज्यादा इससे अट्रैक्टेड नहीं है, तो अगर हम थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे वो इलेक्ट्रॉन फुदुक लेगा, वो इलेक्ट्रॉन फुदुक लेगा, निकल लेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन निकल लेगा, वो इलेक्ट्रॉन निकल लेगा। बेटा समझ में आया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो टॉप टू बॉटम जाने पे कम होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे कम होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें कम ही चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एक एनर्जी है भाई मेरे। आयनाइजेशन एंथैल्पी एक एनर्जी है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। अगर तुम्हें कम एनर्जी में काम बन जा रहा है, बढ़िया बात है। तो कम एनर्जी में कब काम बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा। बहुत दूर है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है, आसानी से निकल जाएगा, बढ़िया बात है। आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझना अच्छे से। तो सर नीचे जाएंगे हम लोग तो एनर्जी कम लगेगी, इधर जाएंगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। क्यों सर, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन आया था वो सेम शेल में आया था, और क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज छोटा हुआ था। एटॉमिक साइज छोटा हो तो भैया बहुत मुश्किल है बाहर निकालना। दूसरी चीज समझो, एटॉमिक साइज छोटा क्यों हुआ, न्यूक्लियर चार्ज जो है तुम्हारा बढ़ गया, न्यूक्लियर फोर्स जो है तुम्हारी बढ़ गई। अब तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, है ना भाई, है ना भाई। ये तो समझ रहे होगे। और इसके पीछे का रीजन और भी बताऊं तुम्हें। मेटल्स जो होते हैं जनरली दे कैन इजिली रिमूव देयर इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन इजिली, ये कुछ हिसाब है। ठीक है, अब यहाँ हम अगर थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे एक इलेक्ट्रॉन फुदुक लेगा, यहाँ पे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी इस 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दिस इज वाई द आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर द आयनाइजेशन एनर्जी इज कंपेरेटिवली मच लोअर देन दैट ऑफ द नॉन मेटल्स। मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है नॉन मेटल के कंपैरिजन में। रीजन इज दिस कि सर एक इलेक्ट्रॉन, मेटल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकालना इज क्वाइट ईजियर देन दैट ऑफ द 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये तुम्हारा इसका केस है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक चीज हो गया। अच्छा, एटॉमिक साइज में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या, टाइम तो निकला जा रहा है लेकिन चलो देख लो। हैलोजन ये है तुम्हारा, और तुम्हारा नोबेल गैस ये है, नोबेल गैस ये है, नोबेल गैस ये है। हीलियम जो तुम्हारा हीना नीना जो भी है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, रेनन और जेनन। ठीक है, इस तरीके से देख लेना यार, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद है, मैं अभी एग्जैक्टली बताना भी नहीं चाह रहा हूँ। यहाँ पे है फिर कल बाहर आई एन टी, है ना, फिलकर बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये हिसाब है। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे देखो, अब तुम्हें क्या लग रहा है, क्योंकि सर आप बोल रहे हो कि इधर जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है। तो हीलियम का एटॉमिक साइज फ्लोरीन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, है ना। अब एक्सेप्शन पे आ रहा हूं मैं, बट द पॉइंट इज दैट कि थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा है। फ्लोरीन और हीलियम क्या एक्सपेक्टेड था कि सर इधर जा रहे हो आप, साइज छोटा होगा, फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, फ्लोरीन का साइज इधर जाने पे साइज छोटा होता है, तो हीलियम का साइज फ्लोरीन से ज्यादा छोटा होगा। फ्लोरीन का साइज छोटा है लेकिन हीलियम का उससे भी ज्यादा छोटा होगा, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। तो ये बात बताऊं या आप लोग कमेंट में बताओगे, चलो छोड़ देता हूँ तुम लोगों के लिए, कमेंट में बताना, ठीक है जी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फालतू मतलब। चलो, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ गए होगे, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। रीजन मैंने अभी तुमको एटॉमिक साइज के और न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से समझाया है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स और एटॉमिक साइज के ही हिसाब से तुमको समझाना है, समझ रहे बच्चा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब होती है, जब इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी थी, आसानी होगी तो खुशी हुई होगी, खुशी होगी तो एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकली मतलब कि उसने आसानी से और खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन ले लिया। लेकिन अगर एनर्जी तुम्हें देनी पड़ी उसको इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा। जैसे अगर मैं मान लो Li पॉजिटिव, इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहा हूँ, भैया ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि Li एक मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, वो एक्सेप्ट कर इलेक्ट्रॉन आए, मुश्किल की बात है। तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव आएगी, हमें देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। वेयर एज अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन फट से ले लेना है और ये Cl नेगेटिव बना लेना है, यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आनी है। अब मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इतना का टाइम नहीं था, इतना का प्रॉमिस भी नहीं किया था, 10 मिनट की प्रॉमिस किया था, पता नहीं 30 मिनट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी साइज पर डिपेंड करता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, जैसे ही तुमने इलेक्ट्रॉन लिया तो
भैया एनर्जी निकली तो न्यू साइज क्या होगा, छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा, समझ रहे हो। वैसे साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो समझ रहे हो वहां पे एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, उसको जबरदस्ती भेजना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग अलग चीज है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली तुमने ले लिया है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली तुमने ले लिया है, वेराज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो देख रहे हैं कि उसकी टेंडेंसी कितनी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, टेंडेंसी कितनी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, फ्लोरीन से ज्यादा होती है क्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा होती है फ्लोरीन की। क्यों है, क्या है, समझना है सब कुछ, ठीक है, क्यों है, क्या है, समझना है सब कुछ। अब सब कुछ समझने के लिए आओ वन शॉट में पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। तो ये सारी मुझे चीज़ें तो तुम्हें समझानी थी कि भैया अगर तुम्हारा बेसिक्स ये भी वीडियो अगर तुम देख करके थोड़ा देर के लिए पढ़ने जा रहे हो, अगर तुमने नहीं भी समझ में आ रहा है फिर भी तुमने अगर ये 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो देखा है तो डेफिनेटली तुम्हारा बहुत अच्छा होने वाला पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बहुत अच्छा होने वाला पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और एक छोटी सी और चीज़ बता दो जो तुम लोग 10-9 से सीख करके आ रहे हो बच्चा पार्टी, हमें पता होता है कि जो नॉन मेटल है, हमें पता होता है कि जो नॉन मेटल है उसका जो ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है बेटा, और जो मेटल होता है, और जो मेटल होता है और जो उसका ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है, और कुछ एम्फोटरिक ऑक्साइड भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं जैसे CO N2O, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटरिक ऑक्साइड जैसे Al2O3, ये सब क्या होता है, एम्फोटरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटरिक ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होते हैं, वो ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों तरह बिहेव करें, समझ रहे हो। तो ये भी चीजें हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसको भी अच्छे से समझना है, सीखना है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल की वीडियो पसंद आ रही है तो तुम हमारा वन शॉट का वेट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तभी हम लोग वन शॉट भी जल्दी से लेकर के आ जाएंगे पीरियोडिक टेबल का, और जाकर के अच्छे से सीखना पीरियोडिक टेबल। अगर 12वीं क्लास वाले बच्चे, अगर तुमने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पे समझा है, तो तुम्हारे डी एंड ऑफ ब्लॉक आसान होने वाला है, वरना तुम्हारे भारी होने वाला है। और भैया जो बच्चे 11वीं में हो भी, अगर तुमने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझा तभी तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगी। अगर तुमने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझा तभी तुम्हें थर्मोडायनामिक्स समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। और नीट जेईई वाले तुमसे क्या ही करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहो, टाटा बाय बाय।